तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या कहता है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो वैसा तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज जो हम करने वाले हैं। मेसर्स बंसल्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड took a contract for rupees 60 lakhs expected to be completed in 3 years। तो हमने मतलब हम बंसल्स कंस्ट्रक्शन कंपनी मान लो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया 60 लाख रुपीस का जो कि हम 3 साल में पूरा करने वाले हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल। तो आपको 3 साल के तीनों साल की कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो 2018-19, 2019-20, 2020-21 तो तीनों साल की इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक तो मटेरियल्स बता दिया उसने, वेजेस बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बता दिया, अदर एक्सपेंसेस बता दिया। तो ये सारी आपके खर्चे हो गए, ऑल दीज आर एक्सपेंसेस। यस सर। फिर आपको क्यूमुलेटिव वर्क सर्टिफाइड बता दिया, क्यूमुलेटिव वर्क अनसर्टिफाइड बता दिया, तीनों साल का। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, उसने क्लियरली नहीं लिखा कि वो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड दे रहा है या कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड दे रहा है। सिमिलरली वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड दे रहा है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड दे रहा है, तो कुछ नहीं दे रहा। तो हम मान लेंगे अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कि भाई हमको अपने सवालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू चाहिए होती है। तो हम बोलेंगे भाई ये वैल्यू दे रखी होगी। हमें वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट चाहिए होती है, तो इसको हम लोग कॉस्ट मान लेंगे। याद है आपको, यही सीखा था ना हमने। हम WIP लेते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, उसमें WIP में हमें वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड लेना होता है और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड लेना होता है। ठीक है, तो यही हम मान के चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा नहीं हुआ तो हम सिंपल अपनी एक अजम्पशन लेके चलेंगे। ठीक है जी, यस सर, क्लियर हो गया। अब नीचे क्या बोलता है, प्लांट कॉस्टिंग ₹3 lakhs वॉज बॉट एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले साल में जब हमने शुरू किया काम, हमने 3 लाख रुपए का प्लांट खरीदा। डेप्रिसिएशन वॉज टू बी चार्ज एट 25% पर एनम ऑन द WDV मेथड। तो WDV मेथड फॉलो करना है हमको और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। एक मिनट, द कॉन्ट्रैक्टी पेज 75% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड एज एंड व्हेन सर्टिफाइड। तो जो भी वैल्यू वर्क सर्टिफाई होता है उसका 75% हमारा कॉन्ट्रैक्टी हमें पे कर देता है एंड मेक्स द फाइनल पेमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, you are required to prepare a contract account for 3 years and total estimated profit या loss from the contract। तो आपको एक तो तीनों साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है और फिर आपको टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स निकालने कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट में हमारा टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट या लॉस कितना रहेगा। ठीक है, तो देखो आपको जो रिक्वायरमेंट उसने मांगी है उसमें देखा जाए तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये जो ऊपर उसने ऊपर के पैराग्राफ में लास्ट इंफॉर्मेशन दी थी, इसकी कोई रेलिवेंस है नहीं। इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में या टोटल प्रॉफिट की कैलकुलेशन में। तो ये देखा जाए तो वैसे है बेकार की इंफॉर्मेशन, बस कहानी बना के दे रखी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बनाना, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पहले हम बनाएंगे 2018-19 का। बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो क्वेश्चन में मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको हम पोस्ट करते हुए चलेंगे। और लास्ट क्लास में हमने सीख ही लिया है कि कौन सी चीज हमें कैसे कहां लेनी होती है। आओ चलिए, सबसे पहले फर्स्ट ईयर में खर्चे उसने दे रखे हैं। एक तो मटेरियल का खर्चा दे रखा है 18-19 का। ठीक है, अभी हम 18-19 की बात कर रहे हैं। तो 6,75,000। फिर उसने वेजेस दे रखा है 6,20,000। फिर उसने ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट दे रखी है 30,000। फिर उसने कुछ अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 30,000। ये भी 30,000। ठीक है, तो ये तुमने कॉपी पेस्ट मार लिया। इसके अलावा क्वेश्चन ने बोला हमने एक प्लांट खरीदा। हमने एक प्लांट खरीदा, तो वो प्लांट कितने का? 3 लाख रुपए का खरीदा। ठीक है सर, ये तो बात समझ आ गई। अच्छा, अब सवाल ने क्या बोला था कि हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 25% पर एनम, वो भी WDV मेथड के हिसाब से। यही बोला था क्वेश्चन ने।
तो क्या इसका मतलब मैं बोल सकता हूं देयरफॉर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट विल बी इक्वल टू 75% ऑफ ओपनिंग WDV एवरी ईयर? बताओ, सोच के बताओ, क्या आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम लगती है क्या? बिल्कुल बेसिक बात लिखी है। डेप्रिसिएशन तो आप बचपन से पढ़ते भी आ रहे हो, फाउंडेशन लेवल पे भी आपने पढ़ा हुआ है, इतने सारे मेथड्स आप पढ़ते हो फाउंडेशन लेवल पे। मैंने सिंपल बोला कि भाई WDV मेथड के हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब क्या होता है? WDV मेथड के हिसाब से मतलब ये होता है कि जो 25% का डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे, ये हम ओपनिंग WDV पे निकालेंगे, यही होता है। तो मैंने सिंपल बोला, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जनरली क्या करते हैं, प्लांट की ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं या परचेज ले लेते हैं डेबिट साइड पे, और फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे लेते हैं। तो मुझको हर साल एवरी ईयर जब मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे ओपनिंग बैलेंस भी चाहिए, मुझे क्लोजिंग बैलेंस भी चाहिए। एक तरफ मैं ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा, एक तरफ मैं क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा। तो ओपनिंग बैलेंस तो क्लियर है, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस विल बी करेंट ईयर ओपनिंग बैलेंस, है ना। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करेंट ईयर, ये भी लिख लो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करेंट ईयर विल बी इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। या उल्टा भी लिख सकते हो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करेंट ईयर इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख लो, है ना। तो इसका मतलब मेरे को हर साल बस पता होना चाहिए कि प्लांट की ओपनिंग वैल्यू कितनी है और फिर क्लोजिंग बैलेंस कितनी है। तो क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए मैंने बोल दिया, एक फंडा बना दिया कि भाई रादर कि मैं डेप्रिसिएशन निकालू पहले और फिर उसको ओपनिंग बैलेंस में से माइनस करके फिर क्लोजिंग बैलेंस निकालू, मैंने स्मार्ट मैथमेटिक्स लगा दी कि मैं सीधा क्लोजिंग बैलेंस ले लूंगा 75% ऑफ ओपनिंग WDV। चलो ठीक है, वैसे इतनी लंबी डिस्कशन का पॉइंट था नहीं, बट फिर भी मैं क्लियर कर रहा था कि कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो, अगर ये क्लियर हो गया तो आओ या हम क्लोजिंग बैलेंस डालना शुरू करते हैं। तो बाय प्लांट ब्रैकेट में लिख लो क्लोजिंग बैलेंस, है ना। तो क्योंकि अब ये तो इस साल तो हमने परचेज ही करा है, तो कोई यहां ओपनिंग WDV तो है नहीं, तो सिंपली जो हमने 3 लाख रुपए का प्लांट परचेज करा, इसका 75% निकाल लो, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा। तो कितना आ रहा है? तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2,25,000, राइट। यस सर, ये भी क्लियर। इसके अलावा हमको और क्या लेना होता है? हमको WIP लेना होता है। WIP याद है ना, WIP। तो इसमें दो चीजें लेते हैं हम लोग, एक लेते हैं वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, एक हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। और ड्यू टू लैक ऑफ इनफ इंफॉर्मेशन हम मान के चल रहे हैं कि जो वैल्यू, जो वर्क सर्टिफाइड दे रखा है वो वैल्यू है, जो वर्क अनसर्टिफाइड दे रखा है वो कॉस्ट है। तो बस ये भी मैं कॉपी पेस्ट बस मार रहा हूं। 13,50,000 यहां आ गया, 15,000 यहां आ गया, तो टोटल आ गया 13,65,000। 13,65,000, ठीक है जी। चलो अब आप निकाल लो जो भी प्रॉफिट है लॉस है, ये कैलकुलेट कर लो। तो एक बार देखते हैं कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 16,55,000, तो क्लियरली क्रेडिट साइड से ज्यादा ही दिख रहा है अभी ये। तो मतलब मेरा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 16,55,000। तो इसमें से 225 माइनस हो गया, 1365 माइनस हो गया, तो बचा 65। रेड पेन से लिख लेता हूं। क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचने का क्या मतलब होता है? क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचने का क्या मतलब होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? नोशनल लॉस। ठीक है, तो लिखते कैसे? बाय कॉस्टिंग PNL, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको ट्रांसफर मारते हैं हम लोग कॉस्टिंग PNL में, और इसको हम बोलते हैं नोशनल लॉस। ठीक है, तो इसका मतलब पहले साल अनफॉर्चुनेटली हमारा क्या आ गया? नोशनल लॉस आ गया। ठीक है, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। चलो, इसी प्रकार से अब हमें बाकी 2 सालों के भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। फटाफट से नेक्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। 2019-20 2019-20 चलो फटाफट से। आप मेरे से आगे बढ़ बढ़ के भी चाहो तो कर सकते हो, अगर आपको बात समझ आ गई है तो। चलो, अच्छा, अब ध्यान क्या रखना है? ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो देखो डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है,
फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करवाया। क्यों इंपॉर्टेंट मार्क करवाया? एक चीज समझाने के लिए, क्योंकि एक पॉइंट इसमें हमको पकड़ना है। क्या? जो मैंने ये लिखा, मैं एक बार दिखाऊं, ये वाला देखो, बादल में जो मैंने लिखा, ये वाली बात, इस पॉइंट के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करवा के करवाया, वरना तो मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दे सकता था। तो जरा एक बार पिछले साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वापस झांको। तो याद है आपको, हमने एक प्लांट लिया था क्लोजिंग बैलेंस 2,25,000 का। तो इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्या वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा? द आंसर इज यस, बन जाएगा। मैं लिख देता हूं, टू प्लांट ओपनिंग बैलेंस 2,25,000, राइट। सिमिलरली जो हमने यहां पे WIP लिया टोटल 13,65,000 का, तो क्या ये नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होके ओपनिंग WIP बन जाएगा? द आंसर इज अगेन यस, बिल्कुल बन जाएगा सर, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया हमारा 13,65,000 ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो दोनों पे भी एक स्टार लगा देता हूं, आप भी स्टार लगा दो। यही एक समझने वाला पॉइंट है, जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपको करवा रहा हूं, वरना कुछ भी नहीं है। अब देखो, वरना अब स्ट्रेट काम आपको करना है। पहले तो जो खर्चे वही वाले दे रखे हैं टेबल में आपको क्वेश्चन में, वो कॉपी पेस्ट मार लो। तो मटेरियल दे रखा है 10,50,000, इसमें आपको कोई क्लोजिंग मटेरियल वगैरह भी नहीं दे रखा, तो वो भी झंझट नहीं है इसमें। एक दे रखा है 2 वेजेस 9 लाख, फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है 90,000, ठीक है। और फिर आपको अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 75,000, ठीक है जी, यस सर। अब क्रेडिट साइड पे फिर से वही कहानी, प्लांट का हमको क्लोजिंग बैलेंस लेना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो क्या फंडा मैंने ऊपर लिखवा दिया था आपको कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट इज इक्वल टू 75% ऑफ ओपनिंग बैलेंस। तो 75% ऑफ ओपनिंग बैलेंस कितना था? 2,25,000। यस सर, अब समझ आ गया कि क्यों आपने ऊपर बात लिखवाई थी। इससे हमारा काम हो रहा है आसान। 168,750, ठीक है जी। सिमिलरली क्लोजिंग WIP में तो फिर भी कोई मेहनत करनी ही नहीं है, तो बस कॉपी पेस्ट मारना है फिर से। तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 45 लाख 75,000। तो टोटल आ गया 45,75,000, ठीक है जी। चलो क्लोज कर दें अकाउंट। और यहां पे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड मतलब WIP की जो फिगर है वो बहुत ही ज्यादा दिख रही है, तो समझ आ रहा है कि इसमें तो प्रॉफिट बचने वाला है। तो 168,750 प्लस 4575,000, तो टोटल आ रहा है 47,43,750। माइनस कर दो इसमें से 225, 1365, 1050, 9,90,000, 75,000। तो आंसर बच रहा है बेटा आपका 10,38,000। ग्रीन से लिख रहा हूं 10,38,750। बताओ क्यों ग्रीन से लिख रहा हूं? समझ गए क्यों ग्रीन से लिख रहा हूं? ग्रीन से लिखने का मतलब मैंने क्या बोल दिया? दिस इज नोशनल प्रॉफिट। क्या हुआ? नोशनल प्रॉफिट। समझ आ गई बात? चलो अब क्विकली बना लेते हैं हम फाइनली अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट थर्ड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जो कि है 2020-21 2000, ये क्या था 1920 है ना, तो 2020-21। चलिए, तो सबसे पहले वही काम कर लो, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस करेंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बना दो। तो एक प्लांट है, ओपनिंग बैलेंस कितना है 168,750,
फिर एक आपका WIP का ओपनिंग बैलेंस है, कितना था? 45,75,000। अब एक्सपेंसेस चेप दो, कॉपी पेस्ट। मटीरियल, मटीरियल कितना है? 9 लाख। वेजेस, वेजेस कितना है? 7,50,000। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 75। फिर अदर एक्सपेंसेस 24। बस खत्म। ठीक है, अब इधर क्या? बाय प्लांट क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे फटाफट से। अब ओपनिंग बैलेंस है 168,750, इसका 75%। कितना आ गया सर? ये आ गया, पॉइंट्स में आ रहा है तो राउंड ऑफ कर देते हैं, 126,563 लिख देते हैं, 126,563। हालांकि एग्जैक्टली 0.5 आ रहा है, तो आप एग्जैक्टली 0.5 में भी लेके कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ले लो, बल्कि ले लो, क्योंकि एग्जैक्ट 0.5 करके आ रहा है तो मैं एग्जैक्ट ले लेता हूं। आईसीआई ने हालांकि आंसर में राउंड ऑफ किया है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाय WIP, तो एक हो गया वर्क सर्टिफाइड, एक हो गया वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना दे रखा है? वर्क सर्टिफाइड दे रखा है 60 लाख। वर्क अनसर्टिफाइड कुछ नहीं है, तो टोटल हो गया 60 लाख। चलो कर लो यहां तक, कर लो यहां तक, कर दिया? चलो, अगर कर लिया तो एक काम करना, बहुत प्यारा सा काम करवाऊंगा। इस पूरे को डब्बे में डालो, पूरे को काट दो। क्यों कटवाया सर? एक बार जरा मैं लास्ट क्लास के नोट्स में आपको अगर लेके आऊं, जहां पे हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर किया था, तो एक वहां पे अगर आपको स्टार पॉइंट मैंने लिखवाया था, नोट्स लिखवाया था, एक बार वो पढ़ते हैं। वो मैंने तब आपको समझाया भी नहीं था जानबूझ के। ये देखो, एक स्टार लिखवाया था। क्या लिखवाया था सर आपने? इन द लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ईयर ऑफ कंप्लीशन, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड विद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और ये स्टार किस पे था? यहां पे स्टार था, इस स्टार पॉइंट पे था। भाई खुद सोचो, खुद सोचो, जब लास्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे को पता है कॉन्ट्रैक्ट का काम खत्म हो गया, तो खुद सोचो, क्या आपको WIP रहा? WIP हम किसको बोलते हैं? कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का काम है, जब वो इनकम्प्लीट है, अभी तैयार हो रहा है, काम चल रहा है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ही क्या होता है? कुछ काम जो प्रगति पे, कार्य प्रगति पे है, कार्य प्रगति पे है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मैंने सारा काम कर लिया, तो अब क्या कोई कार्य प्रगति पे है? नहीं है। तो क्या मैं उसको WIP लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। तो लास्ट ईयर में जब पूरा काम हो गया, कंप्लीट, सब सर्टिफाइड हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब तो मैं डिमांड मांगूंगा, अब मैं अपने कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मांगूंगा, पूरा पैसा मांगूंगा। तो हम क्या करते हैं लास्ट ईयर में? क्या करते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है, उसको क्रेडिट करते हैं कॉन्ट्रैक्टी के नाम पे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी के नाम पे करते हैं। तो कैसे करते हैं देखो, अब हम आएगा अमाउंट वही, लेकिन लिखेंगे अलग ढंग से। अब हम बाय WIP नहीं लिखेंगे, अब हम अपने कॉन्ट्रैक्टी से पूरा पैसा मांगेंगे कि भाई देखो कॉन्ट्रैक्टी साहब, आपका पूरा काम पूरा खत्म हो गया, पूरा वर्क सर्टिफाइड, देखो 60 लाख रुपीस का वर्क सर्टिफाइड हो गया, मतलब पूरा काम सर्टिफाइड है, कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है, आपके आर्किटेक्ट ने भी ओके कर दिया है, खत्म। बात समझ में आ गई? तो इस पे एक स्टार लगा लो। इस एक और पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। बात समझ में आ गई? यस। चलो थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इसको। अब देखो क्या बच रहा है, किस साइड क्या बैलेंस बच रहा है, चेक करना पड़ेगा। ऐसे मुझे तो देख के समझ नहीं आ रहा, अगर आपको आ गया तो वेल एंड गुड।
हाँ, आंसर देख के तो समझ आ ही सकता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो 61 था नहीं, तो डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, बिकॉज ओपनिंग WIP की वैल्यू कुछ ज्यादा ही थी, तो ये आ रहा है 64,92,750 टोटल। तो अब फिर से मेरा बैलेंस इधर बच रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा बाय कॉस्टिंग P&L नोशनल लॉस। चलिए कितना बचा, 126,562.5 माइनस 60 लाख, तो ये बच रहा है 367, 3,66,000 रेड पेन से लिखेंगे 3,66,000 187.5। ICI का आंसर अलग इसलिए आएगा हमसे बिकॉज हमने क्या किया, हमने राउंड ऑफ नहीं किया, ठीक है, हमने एग्जैक्ट लिया, इसलिए थोड़ा सा फर्क आएगा आंसर में। ठीक है जी, चलो ओके। अब एक काम करना, हालांकि एक छोटा सा काम अभी हमें और करना है, हमको टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, बट एक नोट डाल दो, ड्यू टू लैक ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन, और एग्जाम में डाल देना इस तरह का नोट, जो भी डलवा रहा हूं समझ आ जाएगा क्या लिखवा रहा हूं। ड्यू टू लैक ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन इट इज अज्यूम्ड दैट given work certified is at contract value, ब्रैकेट में लिखो, दैट इज वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड given work uncertified is at cost, that is cost of work uncertified। तो लिख लो ये नोट। तो जो बात मैंने आपको बोली थी, हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो वर्क सर्टिफाइड दे रखा है वो वैल्यू पे दे रखा है, ये मान रहा हूं, और जो वर्क अनसर्टिफाइड दे रखा है वो कॉस्ट पे दे रखा है, दिस आई एम अज्यूमिंग। ठीक है, तो नोट कर लो ये, राइट। और लास्ट छोटा सा काम एक बच गया, क्या बच गया सर, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना आपको, कोई मेहनत नहीं करनी। एक काम करना, तीनों साल के आपने प्रॉफिट लॉस निकाल रखे, जोड़ दो तो काम खत्म। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था ना, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तीनों सालों के हमने प्रॉफिट लॉस निकाले, तो तीनों सालों के प्रॉफिट लॉस को जोड़ दो, सम कर दो तीनों साल के प्रॉफिट का या लॉस का जो भी है, तो आपका फाइनल प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस होता क्या है कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल प्रॉफिट लॉस कितना बन रहा है। तो जब तीनों साल के मेरे पास प्रॉफिट लॉस अवेलेबल है तो बस उसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं। तो लिख लो, नोशनल प्रॉफिट था एक हमारा, नोशनल लॉस था ना, 18-19 में नोशनल लॉस था, फिर 1920 में नोशनल प्रॉफिट था, फिर 2021 में नोशनल लॉस था फिर से। तो झांक झांक के देख लो ऊपर से कितना कितना अमाउंट था। तो यहां था 65 लॉस, तो 65 ब्रैकेट में लिख लेता हूं माइनस में। फिर प्रॉफिट कितना था दूसरे साल, 10,38,750, 10,38,750। और लास्ट ईयर लॉस कितना था, 366,187.5, 366,187.5।
बस 65 माइनस में +10 38,750 -3 66 187.5. So this is coming out to be 6,07,562.5. ये हो गया मेरा टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट. टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट. ठीक है जी, खत्म. बस ये क्वेश्चन आपका था. तो अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 करते हैं. मैंने आपको जैसे कि पहले बोला, आज सारी इंपॉर्टेंट मान लो, सारे क्वेश्चन जो भी कर रहे हैं हम लोग. तो कहता है अ कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर्स हिज अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च एवरी ईयर. तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, हर साल 31 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट मतलब अपने अकाउंट्स क्लोज करता है. बेसिकली ये समझ लो, मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है अप्रैल से मार्च का. ठीक है, तो अब ये बात तो आप कई बार देख ही चुके हो, समझते भी हो. ही कमेंट्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जुलाई 2020. इसको अंडरलाइन कर लो, 1 जुलाई 2020. तो कॉन्ट्रैक्ट का काम हमने कब शुरू किया? 1 जुलाई 2020 को. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31 मार्च 2021. तो 31 मार्च 2021 की आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है. कह रहा है मटेरियल हमने 2,51,000 का इशू करा. वेजेस हमारी 565,600 की हुई. फोरमैन को सैलरी हमने दी 81,300. मतलब ये क्या है? ये सारे आपके एक्सपेंसेस हैं. एक्सपेंसेस. ठीक है जी, यस सर. फिर कहता है अ मशीन कॉस्टिंग ₹2,60,000 हैज बीन ऑन द साइट फॉर 146 डेज. तो साल के दौरान कोई मशीन हम इस्तेमाल कर रहे थे जिसकी कॉस्ट 2,60,000 की. ये साइट पे कितने दिन रहा? 146 डेज रहा ड्यूरिंग द ईयर. इट्स वर्किंग लाइफ इज एस्टिमेटेड एट 7 years एंड फाइनल स्क्रैप वैल्यू एट ₹15,000. तो इससे आपको क्या समझ आया? इससे आपको इस वाले पैरा से क्या समझ आया? आपको एक तो डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा. जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसमें आप अपना SLM वाला जो फॉर्मूला होता है जो बचपन में सीखा करते थे वो लगाओगे. और प्रोपोर्शनेटली कितने टाइम के लिए डेप्रीसिएशन लगाओगे? 146 डेज के लिए. आई होप दिस इज क्लियर, राइट? यस सर. चलो. अ सुपरवाइजर हु इज पेड ₹8,000 पर मंथ, 8,000 पर मंथ हम पे करते हैं किसी सुपरवाइजर को, हैज डिवोटेड 1/2 ऑफ हिज टाइम टू दिस कॉन्ट्रैक्ट. तो सुपरवाइजर की जितनी भी सैलरी आएगी उसका हम लोग 1/2 यानी आधा करेंगे, एलोकेट करेंगे, अपोर्शन करेंगे टू दिस कॉन्ट्रैक्ट. All other expenses and administrative charges amount to ₹136,500. इसके अलावा कुछ और खर्चे हैं जो हमारे 136,500 के हैं. उसके अलावा मटेरियल इन हैंड एट साइट कॉस्ट ₹35,400 ऑन 31 मार्च 2021. फिर कहता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपका 20 लाख रुपीस. ऑन 31 मार्च 2021 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड. तो 31 मार्च 2021 को हमने चीख चीख के बोला भाई 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है. हम कॉन्ट्रैक्टर है, हमने 31 मार्च 2021 को चीख चीख के बोला भाई 2/3 कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, 2/3 कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, 2/3 कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है. ठीक है सर. द आर्किटेक्ट इशूड सर्टिफिकेट कवरिंग 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. ले भाई, हम तो चीख चीख के क्या बोल रहे थे? 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया. 2/3 का मतलब क्या? रफली कितना हो गया परसेंटेज में? 67%. मोटा मोटा अगर मैं बोल दूं तो मैं चिक चिक के बोल रहा था 67% काम कंप्लीट हो गया, 67% काम कंप्लीट हो गया. लेकिन हमारा वो जो भी आर्किटेक्ट था वो आया, रुक जा भाई रुक जा, ज्यादा भाव मत आ जा, ज्यादा गला मत फाड़, पानी पी, हमें रुक देखने दे. और उसने देखा, उसने बोला ना भाई गले को आराम दे, जबान को लगान दे, 2/3 नहीं 67% काम नहीं हुआ, 50% काम कंप्लीट हुआ है. तो आर्किटेक्ट ने कितने रुपए का ठप्पा लगाया या कितने परसेंट का ठप्पा लगाया? 50% का. हम कितना बोल रहे थे? 67%. हम बोल रहे थे 67% काम कंप्लीट हुआ, आर्किटेक्ट ने बोला 50% काम कंप्लीट हुआ. मतलब 50% काम उसने क्या किया? सर्टिफाई किया. वर्क सर्टिफाई कितना किया उसने? 50%. हम बोल रहे थे 67%. तो बताओ कितना काम अनसर्टिफाइड रह गया?
अगर हम बोल रहे थे 67 और आर्किटेक्ट ने 50% ही किया, तो रिमेनिंग 17% मोटा मोटा सिर्फ समझाने के लिए परसेंटेज में बता रहा हूं, कैलकुलेशन तो हम फ्रैक्शंस में करेंगे, बट मोटा मोटा मैं कह सकता हूं कि 17% काम इसका मतलब अनसर्टिफाइड रह गया। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? इज दिस पॉइंट क्लियर? आई होप सो, समझ आ गई होगी ये बात। फिर कहता है द कॉन्ट्रैक्टर हैड बीन पेड ₹7,50,000 ऑन अकाउंट। तो हमारे क्वेश्चन में जनरली इसका कोई रेलेवेंस नहीं रहता कि कॉन्ट्रैक्टर ने कितना पैसा दिया, ठीक है दिया सो दिया। प्रिपेयर करो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड शो द नोशनल प्रॉफिट और लॉस ऑन 31 मार्च 2021। तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो अपनी वही घिसी पिटी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। ठीक है सर, यस आओ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब ये कौन से पीरियड का हम वैसे देखा जाए तो बना रहे हैं, 1 जुलाई 2020 से लेके मान लो 31 मार्च 2021, ये हमारा पीरियड चल रहा है। ठीक है, चलो फॉर्मेट बना लेते हैं फटाफट से। अबे पिंक नहीं, चलिए शुरू करें। बना लो आप भी मेरे साथ साथ, और मेरे साथ साथ फिर करते रहना। आओ मटेरियल इशूड, ऊपर से खर्चा लेना शुरू करते हैं। मटेरियल इशूड कितना है? तो मटेरियल इशूड है सर 2,51,000। चलो वेजेस कितनी है? 565,600। ठीक है, फिर सैलरी टू फोरमैन, ये कितनी है? 81,300। राइट, अच्छा फिर कहा था उसने मशीन कॉस्टिंग 2,60,000 हैज बीन ऑन द साइट। तो मैं ऐसे लिख दू, टू मशीन 2,60,000। ठीक है, अभी इसकी क्लोजिंग बैलेंस भी ले लेंगे। फिर उस सुपरवाइजर की सैलरी, टू सुपरवाइजर सैलरी। चलो ये निकालना ध्यान से, केयरफुली निकालना, ब्लू पेन से निकाल लेते हैं इसको। तो हमने बताया था सवाल ने कि 8,000 रुपए पर मंथ की सैलरी है ना, पर मंथ की है, तो पूरे साल की कितनी होगी? इंटू 12 है ना। तो नादान बच्चे यही बोलेंगे इंटू 12, नादान बच्चे तो यही बोलेंगे ना। बट हमारा पीरियड क्या चल रहा है भाई कॉन्ट्रैक्ट का? आप किस पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हो? जरा एक बार झांको, कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हो? 1 जुलाई से 31 मार्च, यानी कितने महीने? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का बना रहे हो आप अकाउंट। जो आपका पहला साल चल रहा है मान लो 9 मंथ्स का है, तो आपको प्रोपोर्शनेटली खर्चा कितने टाइम का लेना पड़ेगा? आप तो 9 महीने का ही लोगे ना। तो यानी कि कैलकुलेशन हमें 12 महीने के लिए नहीं करनी, सैलरी हमें 12 महीने की नहीं निकालनी, हमें 9 महीने की निकालनी है ना। तो ये टोटल सैलरी आ गई सुपरवाइजर की, और सवाल ने बोल ही रखा था कि इसका हाफ जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट में एलोकेट करना है। ठीक है जी, तो 72,000 का आधा वैसे, तो ये तो 36,000 आ गया। ठीक है, 36,000। चलो और क्या बताया था उसने? अदर एक्सपेंसेस 136,500। फिर मटेरियल इन हैंड, तो मटेरियल इन हैंड कितना है? 35,400। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल, मतलब सिंपल भाषा में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल। राइट, ठीक है। और फिर अब आपको एक चीज लेनी है, बाय जो भी था मशीन है ना, मशीन की क्लोजिंग वैल्यू लेनी है, क्लोजिंग बैलेंस। इसके लिए वर्किंग नोट पे आ जाते हैं एक बार। वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, आओ तो यहां पे मेरे वर्किंग नोट्स हैं। तो 1 वर्किंग नोट में है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीन, मतलब 31 मार्च 2021 को कितनी मेरी क्लोजिंग बैलेंस है मशीन की। तो मशीन वैसे आपको डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं डेप्रिसिएशन। आओ तो डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? डेप्रिसिएशन
पर एनम, पहले पर एनम डेप्रिसिएशन लगाओ बचपन की अकाउंटेंसी लगा के। तो कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट 2,60,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 15,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 7 years। तो बताओ पर एनम डेप्रिसिएशन कितना आ गया? तो सर ये आ गया 35,000। तो ये 35,000 की डेप्रिसिएशन हो गई पूरे पर एनम की, साल की, एक साल की। तो देयरफॉर डेप्रिसिएशन फॉर कितने दिन उसने बोला? 146 डेज। तो मैं प्रोपोर्शनली कितने दिन का डेप्रिसिएशन लेना चाहता हूं? 146 डेज का। तो 35,000 का वैसे सालाना डेप्रिसिएशन है ना? तो 146 डेज का कितना होगा? 146 अपॉन 365। एक साल में 365 दिन लेते हैं हम लोग। तो ये कितना आ गया? तो ये आ रहा है 14,000। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 31st March 2021 कितना हो गया? 2,60,000 की थी, इसमें से 14,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो कितनी बच गई वैल्यू मेरी? 46, 2,46,000 कितनी बच गई? 2,46,000। ठीक है, चलो आ जाओ जी, ये आ गया 2,46,000। ठीक है, अच्छा अब बहुत सारे बच्चों को फील होगा, अजीब लगता होगा कि यार हम एक तरफ मशीन लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस, फिर लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस, क्या चक्कर है? बचपन से तो हमने पीएनएल अकाउंट है, जो भी अकाउंट बनाते थे उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन में क्या लेते थे? मतलब उसमें हम अकाउंट में क्या लेते थे? डेप्रिसिएशन लेते थे। तो सर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं ले रहे थे? तो देखो, आपको मैंने लास्ट क्लास में भी जब कॉन्सेप्ट कर रहे थे हम लोग, बताया था कि ऑल्टरनेटिवली हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेप्रिसिएशन भी ले सकते हैं। आप भी ले सकते हो, गलत नहीं होगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली अगर चेक करोगे, अल्टीमेटली जरा चेक करना इतनी बात को, जरा इतनी इफेक्ट को एक बार चेक करना कि यहां पे नेट में क्या हो रहा है। इसका अगर नेट इफेक्ट देखोगे तो नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? डेबिट में हम 2,60,000 लिख रहे हैं, क्रेडिट में हम लोग 2,46,000 लिख रहे हैं। तो नेट में देखो अल्टीमेटली 14,000 डेबिट इफेक्ट आ रहा है। यस और नो? नेट में तो डेबिट इफेक्ट आ रहा है 14,000 का। तो आप अगर ऑल्टरनेटिवली डेप्रिसिएशन लोगे तो आप खाली डेप्रिसिएशन दिखाओगे 14,000 का। डेप्रिसिएशन कितना निकाला था हमने? 14,000। तो आप 14,000 का डेप्रिसिएशन डेबिट साइड पे लोगे, तो बात तो एक ही हुई ना। तो मैं ऐसे दिखाऊं, चाहे मैं डायरेक्टली 14,000 का डेप्रिसिएशन दिखाऊं, तो बात एक ही है। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जनरली हम लोग दिखाते हैं कि मशीन की इतनी वैल्यू, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस इतना, एक प्रेजेंटेशन रहती है। इंस्टीट्यूट भी इसी प्रेजेंटेशन को फॉलो करता है, तो मैं इसलिए इसी को फॉलो कर रहा हूं। ऑल दो मैं बार बार कह रहा हूं 14,000 का डेप्रिसिएशन दिखा दोगे सीधा तो भी आंसर सही आएगा, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे, ये मैं आपको 100% कहता हूं। ठीक है, तो चाहे तो आप भी ऐसे करके एक बार लिख लो, कल को आप रिवाइज करोगे तो आपको डाउट ना है तो आप लिख लो, चाहे तो ऐसे करके। यही पॉइंट मैंने आपको जनरल एंट्री में भी बताया था लास्ट क्लास में, अब मैंने अकाउंट में भी दिखा दिया। चलो ये बात तो हो गई क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ बाय। अब लास्ट में क्या लेना है? WIP। WIP में क्या लेते हैं? याद रख लो, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड लेते हैं एक तो, और क्या लेते हैं? कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है सर, समझ गए ना? यस सर समझ गए। आओ फिर से मुझे जरा अकाउंट को एक्सटेंड करना पड़ेगा। चलो इसकी कैलकुलेशन मैं वर्किंग नोट नंबर 2 में कर देता हूं, साफ साफ अच्छा अच्छा दिखेगा। आओ वर्किंग नोट नंबर 2। तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, पूरा ही लिख लो सर्टिफाइड। चलो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सवाल ने कितना बता रखा है? 20 lakhs, 20 lakhs है ना? ठीक है। वर्क सर्टिफाइड कितना बताया? वर्क सर्टिफाइड बताया उसने 50%, दैट इज हाफ, 1/2। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू
50%। यही तो है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का मतलब, मैंने यही तो बताया था कि वैल्यू का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के टर्म्स में कितना है ना। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो यानी अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट मेरा 20 लाख का है, 20 लाख का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें से मैं कह रहा हूं 50% या आधा काम हो गया है, तो यानी कि कितनी वैल्यू का काम हो गया है? 10 लाख का। चलो ये बात क्लियर हो गई, क्या ये डन हो गया। अच्छा दूसरा, अब हमें कॉस्ट भी निकालना है वर्क अनसर्टिफाइड। तो अगर मैं बोल रहा हूं वर्क सर्टिफाइड है हाफ, है ना, तो देयरफॉर वर्क अनसर्टिफाइड कितना होगा? मैंने चिक चिक के क्या बोला था? मैंने चिक चिक के क्या बोला था कि 2/3 काम हो गया है, 2/3 काम हो गया। लेकिन आर्किटेक्ट चिक चिक के क्या बोल रहा है? 1/2, आधा काम कंप्लीट हुआ है। यानी कितना काम वो सर्टिफाइड नहीं हो कर रहा, 2/3 में से कितना काम सर्टिफाइड नहीं हो रहा, निकाल लो बैलेंस। 2/3 में से अगर 1/2 हो रहा है तो कितना नहीं हो रहा? 6 ले लिया नीचे, 4 - 3, तो ये आ गया 1/6। मतलब 1/6 काम मेरा अनसर्टिफाइड रह गया। मैं तो बोल रहा हूं हो चुका है ये 1/6 भी, लेकिन आर्किटेक्ट नहीं मान रहा। ठीक है, अब मुझे इस 1/6 काम की, मुझे इस 1/6 काम की कॉस्ट निकालनी है कि भाई 1/6 काम जो है, 1/6 काम है, इसकी कॉस्ट कितनी है। बस ये निकाल दिया, मेरा काम खत्म। ठीक है, चलो अब देखो, नाउ कॉस्ट इनकर्ड या नेट कॉस्ट इनकर्ड फॉर 2/6 वर्क, नहीं 2/3 वर्क, 2/3 वर्क के लिए मैंने कॉस्ट कितना इनकर करा, इसको हम लोग वर्क्स कॉस्ट भी बोल देते हैं। वर्क्स कॉस्ट मतलब जो मैंने 2/3 काम मेरे हिसाब से कर दिया, इस 2/3 काम करने के लिए मैंने कितना कॉस्ट इनकर किया, कैसे निकालूंगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में झांक लो, डेबिट साइड का जरा टोटल करो, 2,51,000 प्लस 565,600 प्लस 81,300 प्लस 260 प्लस 36 प्लस 136,500, तो 13,30,400, 13,30,400। तो ये तो मेरे डेबिट साइड का टोटल है। लेकिन इसमें से जो मटेरियल पड़ा रह गया, जो मशीन की क्लोजिंग बैलेंस रह गया, ये तो मेरा कॉस्ट कम कर रहा है ना करेंट ईयर का, ये तो अगले साल का कॉस्ट में चला जाएगा। तो एक्चुअली में मैं कितना कॉस्ट इनकर कर रहा हूं? अच्छा टोटल की तरह से 35 246, तो यार है 281,400। तो मतलब नेट में मैंने एक्चुअली में कितना कॉस्ट इनकर किया? नेट में मैंने कॉस्ट इनकर किया 10,49,000, 10,49,000। ठीक है, तो सिंपल बात है, 2/3 काम के लिए 10,49,000 की कॉस्ट है। तो बचपन की मैथमेटिक्स लगाओ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1/6 वर्क कितना हुआ? कॉस्ट ऑफ 1/6 वर्क कितना हुआ? अगर 10,49,000 की कॉस्ट है फॉर 2/3 वर्क, तो 1/6 वर्क के लिए कितनी निकल गई मेरी? 1/6 वर्क की कॉस्ट। ठीक है, तो ये कितना है? देयरफॉर इसको और सिंप्लीफाई करके करते हैं, 1049 इंटू 1/6 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके 3/2। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 262,250। ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, आप इसको और कम स्टेप्स में भी निकाल सकते थे, लेकिन मैं अभी सिर्फ सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। पहली बार तो नहीं कर रहे, ये काम हम वैसे पिछली क्लास में भी कर चुके, बट फिर भी एक बार आपकी अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतना स्टेप्स में आपको एक कैलकुलेशन करवा रहा हूं। हालांकि इससे काफी कम स्टेप्स में भी आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। इतना मैंने जो आपको डिटेल वे में लिखवाया, आप नहीं भी लिखोगे, थोड़ा इसको शॉर्ट वे में भी सॉल्व करके दिखा दोगे तो भी चल जाएगा, बट अभी कर लेना ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि हमने कैसे किया है, क्या किया है, कॉन्सेप्ट समझ जाओ। ठीक है, 262 250 आया था ना, ये 2 मिस हो गया यहां पे।
चलो आ जाओ जी, तो आ जाते हैं। तो ये आ गया 10 लाख, ये आ गया 262 250। तो टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया 1262 250। सर आपने इसको बैठ के कैलकुलेटर में जोड़ा? चलो गलती से जोड़ दिया भाई, माफ कर देना। टोटल कितना आ रहा है? 1543 650। इधर का टोटल आ रहा है 1543 650। तो कितना बच गया प्रॉफिट? ये बच गया तो 213,250। तो ग्रीन पेन से लिख लेते हैं, है ना। प्रॉफिट बच रहा है 213,250। इसको ट्रांसफर मारेंगे कॉस्टिंग पीएनएल में, इसको बोल दिया नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, तो बस ये हमें इसमें कैलकुलेट करना था। चलो जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 पे आना। पेज नंबर 9.32 है, इस पे आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना। परफेक्ट एग्जाम क्वेश्चन है, परफेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, तो इस तरह का सवाल एक मैं करवाऊंगा, एक आपको होमवर्क पे दूंगा। अगला ही सवाल भी इसी तरह का है कुछ कुछ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, वो आपका आज होमवर्क पे रहेगा, ये मैं आपको करा रहा हूं। चलो पढ़ते क्या कहते हैं। AKP बिल्डर्स लिमिटेड commenced a contract on 1st April 2020। तो 1 अप्रैल 2020 को हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया। तब टोटल कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर ₹5 लाख। तो ये हो गई आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर द पीरियड April 1 2020 to March 31 2021 and estimated expenditure for April 1 2021 to December 31 2021 आर गिवन बिलो। यानी कि आपको 2020-21 की एक्चुअल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, फिर आपको 21-22 की 9 महीने की एस्टिमेटेड खर्चा दे रहा है। ठीक है, चलो अभी देख लेंगे, अभी मैं आपको समझा दूंगा ये सब क्या चक्कर है। पढ़ लेते हैं फटाफट से एक बार। मटीरियल इशूड है 90,000, इधर 85,750 है। वेजेस पेड है 75,000, और फिर आउटस्टैंडिंग एट एंड भी कुछ है। आउटस्टैंडिंग एट एंड भी है 6250 8300। प्लांट की वैल्यू बता रहा है इधर 25,000, इधर अभी उसने कुछ नहीं बताया। सन्ड्री एक्सपेंसेस भी पेड बताया उसने 7250 6875, फिर प्रीपेड एट एंड है 625, और यहां कुछ भी नहीं। एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस भी कुछ दे रखे हैं 14,625, यहां भी कुछ नहीं बताया। कहता है पार्ट ऑफ मटीरियल वॉज अनसूटेबल and was sold for 18,125, cost being 15,000। तो 15,000 की कोई कॉस्ट का मटेरियल हमने 18,125 पे बेचा, मतलब मुनाफे पे बेचा, प्रॉफिट पे बेचा, फायदे पे बेचा। एंड अ पार्ट ऑफ प्लांट वॉज स्क्रैप्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ फॉर ₹2875। ठीक है, तो हमने कोई प्लांट डिस्पोज कर दिया 2875 पे। द वैल्यू ऑफ प्लांट एट साइट ऑन 31 मार्च 2021, मतलब क्लोजिंग बैलेंस was 7750 and the value of material at site was 64,250। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल आपको बता रहा है। कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट टू डेट was 1,75,000। ठीक है, कैश मिला। जनरली हमारे लिए इतनी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती। रिप्रेजेंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ओहो, रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब इंपॉर्टेंट होगी, वैसे नहीं होती इंपॉर्टेंट, लेकिन अब मैंने जब आगे लाइन पढ़ी तब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। कह रहा है 1,75,000 का कैश मिला, दिस रिप्रेजेंट्स 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। मतलब वर्क सर्टिफाइड मेरा जितना भी हुआ उसका 80% मुझे पैसा मिला 1,75,000 का। समझ आ गई बात? ठीक है, और हमने कॉन्सेप्ट में भी तो पढ़ा था ना, वर्क सर्टिफाइड का प्रैक्टिकली पूरा पैसा नहीं मिल जाता हमको, कॉन्ट्रैक्ट ही कुछ पैसा होल्ड कर देता है एज रिटेंशन मनी, है ना। तो 80% पैसा तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट ने दे दिया, इसका मतलब 20% उसने रिटेन कर दिया, होल्ड कर दिया,
और कितना पैसा हुआ ये 80%, 1,75,000। ठीक है, अब इससे आप समझ गए होगे कि आप वर्क सर्टिफाइड मतलब निकाल पाओगे, वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, निकाल लेंगे ये। फिर कहता है आगे, और द कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर दैट वुड बी incurred in completion of the contract. The contract would be completed by 31st December 2021. अब आपको बात समझ आ गई होगी कि आपको यहां पे उसने 31st दिसंबर 2021 तक की इंफॉर्मेशन क्यों दी, क्योंकि दिस इज माय कंप्लीशन डेट। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसका मतलब कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ, ये मेरी स्टार्टिंग डेट है, स्टार्ट डेट। और कंप्लीट कब हो रहा है, 31 दिसंबर 2021 को, ये मेरी कंप्लीशन डेट है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे सारी इंफॉर्मेशन पकड़नी होती है, जरूरी इंफॉर्मेशन। चलो, a further sum of 31 to 50 would have to be spent on the plant and residual value of the plant on the completion of the contract would be 3750। तो कह रहा है कुछ और 31,250 का खर्चा करना पड़ेगा प्लांट पे, और रेजिडुअल वैल्यू जो कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीशन पे मतलब 31 दिसंबर 2021 को जो रह जाएगी वो है 3750। एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस वुड कॉस्ट द सेम अमाउंट पर मंथ एज इन प्रीवियस ईयर। तो देखो, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस उसने दे रखे थे 2021 के उसने एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस दे रखे थे, यहां उसने नहीं दिया था। तो ये बोल रहा है कि ये जो पर मंथ जितना भी है उसी रेट पे यहां पे भी आएगा। बस ध्यान रखना, यहां 9 महीना है, यहां पूरा साल नहीं है, यहां 9 महीना है। ठीक है, समझ गए सर। फिर कहते हैं 10,800 रुपीज वुड बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड फॉर कंटिजेंसीज। कुछ और खर्चों वगैरह के लिए हम 10,800 रुपए की एक काइंड ऑफ प्रोविजन बना देंगे, ऐसा समझ लो, प्रोविजन, एक खर्चे का प्रोविजन बना देंगे 10,800 का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड कैलकुलेट एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दो चीजें करनी है आपको, एक तो 2021 का नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है, और फिर आपको टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने हैं पूरे कॉन्ट्रैक्ट के। समझ आ गई बात? चलो करें सर, रेडी हैं हम लोग, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, और जो भी हमें कैलकुलेशन करनी होगी वो साथ साथ समझते हुए करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। चलो, रेडी हो? रेडी? यस सर। चलो शुरू करते हैं एक एक करके। एक बात याद रखना, कहां लिखूं मैं आपको थोड़ा सा एक बार बचपन के अकाउंट्स में याद दिला देता हूं। बेस चाहे तो नोट कर लो, अगर याद नहीं है, अगर याद है तो बस सुन के छोड़ देना। एक्सपेंसेस जो हम चार्ज करते हैं एज एक्सपेंस फॉर द पीरियड, ये करते हैं एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट। कई बार आप अपनी जिंदगी में जब भी अकाउंट्स पढ़ते हो तो आप सीख चुके हो कि कैसे हम लोग एक्सपेंस निकालते हैं, करेंट ईयर का एक्सपेंस कैसे निकालते हैं। एक्सपेंसेस पेड, इसमें ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एट एंड, नोट कर लेना चाहे तो अगर याद नहीं है। माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, सिमिलरली ऐड करते हैं प्रीपेड एट बिगिनिंग, ओपनिंग वाला मतलब, और माइनस करते हैं प्रीपेड एट एंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग एट एंड मतलब आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग का मतलब आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस, प्रीपेड एट बिगिनिंग का मतलब प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस, और प्रीपेड एट एंड का मतलब क्या हुआ? प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस। तो इससे मेरा निकलता है क्या? करेंट ईयर का एक्सपेंस। तो एक्सपेंस ऑफ करेंट ईयर,
कुछ नया लिखवाया क्या मैंने आपको? क्या ये कोई नई इंफॉर्मेशन है या आप कई बार पढ़ चुके हो, अपनी 12th में भी देख चुके हो, फाउंडेशन में भी देख चुके हो? एक्रूअल यही तो करते हैं हम बचपन में, जो फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तो इसी को फॉलो तो करके बनाते थे। ठीक है, ठीक है, याद रखोगे, क्लियर रहेगा। अब इसको दिमाग में बिठा के रखना इस सवाल के लिए स्पेशली। आओ अब वापस से शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मटेरियल इशूड उसने दे रखा है, मटेरियल इशूड 90,000 का। फिर उसने वेजेस दे रखा है, बोल रखा है कि पेड है बेटा 75,000 बट आउटस्टैंडिंग एट एंड दे रखा है। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या करूंगा मैं? करंट ईयर का खर्चा निकालने के लिए ऐड करूंगा। ठीक है, ऐड करूंगा 6250। तो टोटल कितना आ गया ये? 81,250। ठीक है, फिर अब प्लांट, कुछ प्लांट भी हमने खरीदा या जो भी किया 25,000 का। ठीक है, फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी उसने पेड बताया 7250, लेकिन प्रीपेड एट एंड बता रहा है। तो प्रीपेड एट एंड क्या करते हैं? प्रीपेड एट एंड क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो माइनस कर देना ये 625। तो करंट ईयर का मतलब 20-21 का कितना खर्चा आ जाएगा? 6625। 6625। ठीक है जी। अच्छा, और क्या दे रखा है? फिर उसने कुछ एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस दे रखे हैं, कितने? 14,625। चलो ये मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर नीचे के पैरा पे आते हैं। अ पार्ट ऑफ मटेरियल वॉज अनसूटेबल एंड वॉज सोल्ड फॉर 18,125। तो याद है आपको, मैंने लास्ट क्लास में एंट्री लिखवाई थी। क्या एंट्री लिखवाई थी? इसकी जनरल एंट्री लिख लें एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या रहेगी? ठीक है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं। तो हमने, कह रहा है सवाल, 15,000 की कॉस्ट का मटेरियल 18,125 पे बेचा। तो क्या एंट्री लिखवाई थी मैंने इसकी आपको? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, इसमें पूरा ले लेते हैं 18,125। फिर 2 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इसमें हमको कॉस्ट लेनी होती है अल्टीमेटली 15,000 की। और क्योंकि यहां पे एक फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, तो उस फायदे को कहां डाल देते हैं? कॉस्टिंग पीएनएल में। तो चाहे तो इसको नोट कर लो, ठीक है, चाहे तो इसको कहीं नोट कर लो। ठीक है, नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, यहां पे मैं क्या कर दूंगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में 15,000 की कॉस्ट दिखा दूं। ठीक है, बस अब यहां लिख देता हूं मैं मटीरियल सोल्ड, मटीरियल सोल्ड लिख लेता हूं। हालांकि यहां कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी लिखोगे तो भी ठीक है। तो यहां पे मैं 15,000 का मटीरियल सोल्ड लिख लेता हूं। ब्रैकेट में क्या लिख लेता हूं? ब्रैकेट में क्लैरिफाई करने के लिए कॉस्ट, ये कॉस्ट है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया? इंस्टीट्यूट ने यहां पूरा 18,125 लिखा है और फिर डेबिट साइड में उसको पीएनएल में, प्रॉफिट को पीएनएल में डाल दिया, कॉस्टिंग पीएनएल में। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट का मैं बता देता हूं क्या किया। कल को बाद में देखोगे तो बोलोगे सर गलत करवा दिया। इंस्टीट्यूट ने यहां 18,125 लिखा है और फिर क्रेडिट साइड पे 3,125 उन्होंने प्रॉफिट दिखा दिया है कॉस्टिंग पीएनएल में। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? अल्टीमेटली ये भी जो करा है इंस्टीट्यूट ने, इसका इफेक्ट क्या आ रहा है? इसका इफेक्ट तो यही आ रहा है ना कि क्रेडिट साइड पे कॉस्ट पे आ रही है बात। मैंने उसको डायरेक्टली कॉस्ट पे दिखा दिया, इंस्टीट्यूट ने लंबे तरीके से दिखाया, वो भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं। ठीक है, आंसर भी ठीक आने वाला है, राइट? तो कंफ्यूज नहीं होना, ये भी तरीका आप कर सकते हो। बट मैंने आपको, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जो बनवा देता हूं मैं आपका कॉन्सेप्ट, मैं उसको छेड़ता नहीं हूं, मुझे ज्यादा उसको छेड़ना पसंद नहीं। तो लास्ट में हमने एंट्री जो लिखी थी मैं उसी को फॉलो करवा रहा हूं। क्लियर? यस। फिर और क्या लिखा हुआ है? सिमिलरली अ पार्ट ऑफ प्लांट वाज स्क्रैप्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 2,875, है ना? तो जैसे मटेरियल बेच रहे हैं तो क्रेडिट साइड पर डाल रहे हैं, वैसे ही प्लांट बेचेंगे वो भी क्रेडिट साइड पर डालेंगे। अब इसको भी हमें कॉस्ट पे लेना होता है, इसको भी हमें कॉस्ट पे लेना होता है। लेकिन मटेरियल में तो उसने क्लियरली बताया था कि 15,000 की कॉस्ट है, 18,125 की सेल प्राइस है। पर प्लांट में उसने
बस बता दिया कि हमने इसको डिस्पोज ऑफ किया फॉर 2875। हमें नहीं पता कितनी कॉस्ट की प्लांट है, बट हमको तो कॉस्ट लेना है ना। तो क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली नहीं बताया, तो हम अज्यूम कर देंगे, अज्यूम्ड एट कॉस्ट। हम मान लेंगे कि जो ये इसने फिगर दे रखी है, कौन सी फिगर, 2875 की, ये कॉस्ट ही है। मतलब हमने कहीं ना कहीं कॉस्ट पे बेच दिया प्लांट, ठीक है, बिकॉज हमको यहां कॉस्ट ही लेनी है, हमको कॉस्ट ही लेनी है भाई। प्लांट जब डेबिट साइड पे कॉस्ट पे ले रहे हैं, तो क्रेडिट साइड भी कॉस्ट की फिगर आनी चाहिए ना, तभी तो सही बात बनेगी। ऐसा नहीं कर सकता ना मैं कि डेबिट साइड पे कॉस्ट पे ले रहा हूं और क्रेडिट साइड पे सेल वैल्यू पे दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कर सकता। तो मुझे लेना तो यह एट कॉस्ट है, बट क्वेश्चन ने बताया नहीं है कि कॉस्ट कितनी की है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 2875 की कॉस्ट ही होगी। ठीक है, क्लियर हो गया ना? यस। फिर द वैल्यू ऑफ प्लांट एट साइट ऑन 31 मार्च, तो प्लांट की क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है। तो बाय प्लांट क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 7750। सिमिलरली उसने मटीरियल एट साइट का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, कितना है, 4250। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब फाइनली हम यहां क्या लेते हैं, WIP लेते हैं, है ना। WIP में क्या क्या आता है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, मैं काम करता हूं, खिचड़ी यहां पक जाती है तो मैं बाहर ही लिख देता हूं। तो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड तो उसने डायरेक्टली दे ही रखा है 27375। तो यहां मुझे अब झंझट नहीं पालनी, झंझट मुझे पालनी है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालने में। तो इसके लिए मैं वर्किंग नोट पे आ जाता हूं, आओ यहीं कर लेते, चलो वर्किंग नोट। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि जितनी भी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, जितनी भी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, इसका 80% हमें कैश दे दिया हमारे कॉन्ट्रैक्टी ने। और वो कितना अमाउंट दिया, उसने अमाउंट बता दिया कि कितना अमाउंट उसने दिया। कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट 1,75,000। तो इससे मुझे पता लग जाएगा देयरफॉर वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है, 1,75,000 डिवाइडेड बाय 80%। तो कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 218,750। दिस इज इक्वल टू 218,750। ठीक है, बस डाल दो ये 218,750। चलो, तो टोटल क्रेडिट साइड का ही ज्यादा आने वाला है, दिख ही रहा है। तो क्रेडिट साइड को टोटल कर लेते हैं, कितना बच रहा है। तो 15, 2875, 7750, 4250, 218,750 एंड 27375। तो टोटल आ रहा है 2,76,000। चलो इसमें से माइनस करो, -90, 81,250, 25, 6,625, 14,625। तो कितना बैलेंस बच रहा है, यहां बच रहा है बैलेंस। तो ग्रीन से लिख लेता हूं, क्यों ग्रीन से लिख रहा हूं समझ गए होगे, बिकॉज दिस इज नोशनल प्रॉफिट। तो लिख देंगे टू कॉस्टिंग P&L, ब्रैकेट में लिख देंगे नोशनल प्रॉफिट। क्लियर हो गया ना? यस सर, क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया तो अब हम आगे बढ़ेंगे। भाई सवाल थोड़ी कंप्लीट हुआ है, हमको अभी कैलकुलेट करना है अगले पार्ट में टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट का एक बार
क्या फॉर्मूला हम मोस्टली लगाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो भी है इसमें से सीधा सीधा माइनस कर देते हैं, एक तो एक्सपेंडिचर या कॉस्ट जो भी है इनकर हो चुकी है वो, और क्या माइनस कर देते हैं, फर्दर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो लिख लो, ये फंडा हमको लगा के टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो इसको एक काम करेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में दिखा देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में दिखा देते हैं। तो पहले मैं ले लेता हूं एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड कब इनकर करी, 2020-21 है ना, यही तो है भाई क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में यही बता रखा है कि 20-21 की खर्चे हम कर चुके हैं और 21-22 की जो भी चीजें हैं वो एस्टिमेटेड है। देख लो एक बार जरा, चाहे तो चेक कर लो एक बार, यही है कि नहीं। क्या बोल रखा है भाई कि ये तो एक्चुअल है, 20-21 का हम लोग कर चुके हैं और 21-22 का मतलब जो रिमेनिंग पीरियड का जो है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का 9 मंथ्स का जो भी इंफॉर्मेशन है, खर्चे वगैरह हैं, ये एस्टिमेटेड है। ठीक है, तो पहले हम क्या ले लेते हैं कि एक्सपेंडिचर हमने कितनी इनकर कर दी, यानी 20-21 में। ठीक है, और इसके लिए कुछ करना नहीं आपको, सिर्फ झांकते रहो अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जो ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, बस अब उसको कॉपी पेस्ट मारना है, क्योंकि हम यहां पे सारे खर्चे लिख चुके हैं। तो जैसे मटेरियल इशूड, या एक काम करो मटेरियल कंज्यूम लिख लो, कितने रुपए का मटेरियल हम कंज्यूम कर चुके हैं, लिख लो जरा एक बार, चेक कर लो। तो 90,000 का मटेरियल इशू करा था, लेकिन इसमें से एक तो 15,000 का मटेरियल हमने कॉस्ट का मतलब बेच दिया, और इसके अलावा हमारा मटेरियल एट साइट कितना पड़ा हुआ था, 4250। तो मतलब कितना आ गया, यहां पे एक कॉलम और बना देते हैं, कितना आ गया ये, 90,000 माइनस 15,000 माइनस 4250, तो ये आ रहा है 70,750, 70,750। चलो सिमिलरली वेजेस ऊपर से देखते हुए चलो, बस अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट देखते हुए चलना और कुछ नहीं। तो वेजेस कितनी है, 81,250। ठीक है, नेक्स्ट और क्या खर्चा है, फिर हमने लिया था प्लांट का खर्चा, प्लांट का खर्चा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में तो हम ओपनिंग क्लोजिंग दिखा रहे हैं, लेकिन अब यहां पे हम डेप्रिसिएशन ले लेते कि नेट में, मतलब अल्टीमेटली हम क्या ले रहे हैं, प्लांट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डाल रहे हैं, तो हम बेसिकली डेप्रिसिएशन ले रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ये भी निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो कितना प्लांट हमने डेबिट कर रखा है, 25,000, इसमें से हमने कुछ प्लांट बेच दिया 2875 का, और क्लोजिंग बैलेंस बता रखा है प्लांट का 7750। तो इसका मतलब कितना प्लांट मैंने कंज्यूम कर लिया, कितना प्लांट डिप्रिशिएट कर लिया, 2875 माइनस 7750 कितना आ गया, 14,375, 14,375। बस ये करना है आपको, समझ आ रही है ना। फिर है सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितना लिया, 6625, सन्ड्री एक्सपेंसेस 6625। नेक्स्ट और क्या लिया, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस 14,625, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस 14,625। चलिए हो गए सारे खर्चे। देखो पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का खर्चा ले लिया कि नहीं, एक बार झांक लो, इंक्लूडिंग क्रेडिट साइड का भी हमने इफेक्ट ले लिया। ठीक है, चलो तो अब मैं निकाल सकता हूं कि मैंने कितना खर्चा एक्चुअली में इनकर कर चुका 20-21 में। 70,750 प्लस 81,250 प्लस 14,375 प्लस 6625 प्लस 14,625, तो 187,625, 187,625। तो ये मेरा हो गया टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, 187,625। अब इसमें ऐड क्या करते हैं,
ऐड क्या करते हैं, फर्दर एस्टिमेटेड एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर। तो लेना शुरू करें क्या, एक बार आ जाओ, मटीरियल कंज्यूम, मतलब आगे की पीरियड में मैं क्या ले रहा हूं, यहां पे आ जाओ, ये ले रहा हूं, है ना, ये मैं 21-22 का ले रहा हूं, जो भी 9 मंथ्स का है, 9 मंथ्स का आगे की पीरियड का है ना। तो मटेरियल कितना कंज्यूम करूंगा, तो मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग मटेरियल कितना है, जितना मटेरियल पिछले साल में मेरा क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा, यानी 4250 प्लस फर्दर मटेरियल कितना और लिया जा रहा है, सॉरी क्वेश्चन से देखना पड़ेगा, तो सब क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में झांक के देखना हम और कितने रुपए का मटेरियल इशू कर रहे हैं, 85,750 का, 85,750। क्या अगले पीरियड में वो कुछ क्लोजिंग मटेरियल बच रहा है, ऐसा कुछ बता रहा है क्या, कोई क्लोजिंग मटेरियल का की इंफॉर्मेशन दे रहा है नेक्स्ट ईयर, मतलब 31 दिसंबर को जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है तो उस डेट पे मेरे पास कितना मटेरियल बचा होगा, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, द आंसर इज नो, नहीं दे रहा। तो मैं मान लेता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मेरे पास कुछ भी मटेरियल नहीं बचेगा, मतलब सारा जो भी मटेरियल था कंज्यूम हो जाएगा। तो ओपनिंग 4250 का मटेरियल भी कंज्यूम हो जाएगा और जो मैंने नए मटेरियल 85,750 के इशू करे वो भी कंज्यूम हो जाएंगे। दैट मींस मेरा 90,000 का मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। ठीक है जी, चलो वेजेस, वेजेस आ जाओ, चलो फटाफट से वेजेस। तो क्या मैंने आपको बेस में लिखवाया था, आउटस्टैंडिंग एट एंड, जो मतलब आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एट एंड है, अगर मैं इधर आ जाऊं, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एट एंड है वो अगले साल का आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग बन जाएगा। करंट ईयर का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एट एंड पिछले साल का, सॉरी अगले साल का आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हो जाएगा। तो क्या लेते हैं, आउटस्टैंड, पहले वेजेस पेड कितने बता रहा है, 87,325 प्लस क्या करते हैं आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट एंड हम प्लस करते हैं तो वो 8300 बता रखा है सवाल में, और माइनस क्या करता है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना है 6250। ठीक है, पेड प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। चलो 87,325 प्लस 8300 माइनस 6250, तो यह आ गया 89,375, राइट। चलो दिस इज ऑल्सो डन। अगला क्या खर्चा था, यहां से देखते हुए चलना, और क्या लिया था हमने, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। आओ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कैसे निकालोगे, सिंपल है, ओपनिंग ले लो, ओपनिंग प्लांट कितना है, ओपनिंग प्लांट पिछले साल का जो क्लोजिंग था वो कितना है, ओपनिंग प्लांट 7750 है। इसके अलावा क्या हम कुछ और प्लांट इशू कर रहे हैं, क्या और कोई प्लांट ले रहे हैं, एक बार देख लो जरा, नीचे देखना, यहां चलो मैं दिखाते हुए चलता हूं कहां कहां से फिगर्स ले रहा हूं मैं। ये देखो, ये लिखा कि अ फर्दर सम ऑफ 31,250 वुड हैव टू बी स्पेंट ऑन प्लांट, मतलब एक तरह से मान लो कि 31,250 का और प्लांट खरीद रहा हूं, ऐसा मान लो 31,250 का और प्लांट मैंने खरीद लिया, तो अब मेरे पास टोटल इतने रुपए का प्लांट हो गया। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के एंड होने पे, कंप्लीशन पे कितने ही प्लांट की वैल्यू बच गई, 3750। ओपनिंग लिया, वही बात सेम, ओपनिंग लिया, एक प्रकार से परचेज दे रखी वो लिया, माइनस कर दिया क्लोजिंग, तो आ गई मेरी करंट ईयर का खर्चा, कितना आ गया 35,250, 35,250। चलो नेक्स्ट अगला क्या खर्चा है, डेप्रिसिएशन हो गया, फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस तो उसने फिर से वही बात है, आओ सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो पेड कितना बता रहा है 6875, 6875 पेड बता रहा है, प्लस क्या करते हैं प्रीपेड एट बिगिनिंग, प्रीपेड एट बिगिनिंग क्या करते हैं, प्रीपेड एट बिगिनिंग प्लस करते हैं, तो प्रीपेड एट बिगिनिंग दे रखा है कितना है 625, तो पिछले साल का जो प्रीपेड एट एंड था वो करंट ईयर का प्रीपेड एट बिगिनिंग बन जाएगा, पिछले साल का प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, वो 625 है, वो मैंने ऐड कर दिया, तो ये कितना आ गया
6875 प्लस 625, तो ये आ रहा है 7500। ठीक है, और लास्ट है आपका इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, तो ये मैं यहां कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। क्या बोला था सवाल ने कि पर मंथ जो इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस है वो सेम रहेगा। तो पिछले साल इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस था 14625, ये पूरे साल का था यानी 12 मंथ्स का था। करेंट ईयर में सिर्फ 9 महीने पड़ रहे हैं 31 दिसंबर तक, तो 9 महीने का निकाल लो कितना। तो ये आ रहा है 10968.75, तो मैं राउंड ऑफ कर देता हूं ऊपर, 10969, 10969। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट बुलेट पॉइंट पे उसने एक और इंफॉर्मेशन बताई थी कि कुछ और प्रोविजन बना लेना, कुछ और खर्चों की, कुछ और कंटिजेंसीज की 10,800 की। ठीक है, तो लिख लो प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज कितना है, 10,800, 10,800। बस सबको जोड़ दो तो आपका ये टोटल आ जाएगा फर्दर एक्सपेंडिचर का 35250, तो ये आ रहा है 243,894। तो इससे मुझे पता लग गया टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो खर्चा हो चुका, जो और खर्चा होगा जोड़ लो, तो मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। तो ये आ रहा है 431,519, 431,519। ठीक है, तो ये टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी जगह छोड़ के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है टोटल मेरा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दे रखा था, कहां दे रखा था, सबसे ऊपर दे रखा था 5 लाख, 5 लाख। तो सिंपल बात हो गई, सिंपल बात, 431,519 का टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, 5 लाख रुपए का टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। तो प्रॉफिट मुझे पता लग गया, टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितने आ गए, 68,481, 68,481, ये आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, इसी काम के लिए आप एक काम और कर सकते थे, स्टार डाल के लिख लो, एक काम ऑल्टरनेटिव अप्रोच हो सकता था इसका, लिख लो ऑल्टरनेटिवली वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर a contract account for 9 months, that is from 1st April 2021 to 31st December 2021। तो ऑल्टरनेटिवली हम अगले साल का जो 9 महीने का पीरियड का है, उस पीरियड का एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के भी काम कर सकते थे अगर हम चाहते तो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर सकते थे, बस इसी बात को, इसी स्टेटमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दिखाते, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, राइट।